गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं अर्पिता एंड एज प्रॉमिस्ड आज मैं लेकर आई हूं सीआरपीसी के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड सीआरपीसी के साथ इस बार एआईबी में आपसे बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी पूछा जाएगा। तो इसीलिए दोनों के क्वेश्चंस आपके पास होना जरूरी है एंड ये जानना जरूरी है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। अगर आप एआईबी की अच्छे से तैयारी कर रहे हो और अगर आप एआईबी पहली बार में क्लियर करना चाहते हो तो देखो, सबसे पहली एडवाइस यही है कि इस एग्जाम को हल्के में मत लेना। आई नो, आई अंडरस्टैंड कि ये ओपन बुक एग्जाम है, सिर्फ 45 मार्क्स लेकर आने हैं, लेकिन यही ओवर कॉन्फिडेंस कई सारे बच्चों का एआईबी क्लियर करने का ड्रीम कर चुका है। इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना, अच्छे से तैयारी करके जाओ। तो पहली टिप ये है कि पूरा बेरक्ट एटलीस्ट 2 बार रीड कर लो। तुम बेरक्ट लेके जाओगे मुझे पता है, लेकिन कौन सा प्रोविजन कहाँ मिलेगा ये टाइम पे ढूंढना, ये भी एक आर्ट है। तो इसी चीज के लिए अपने बेयर एक्ट को रीड करो, अच्छे से रीड करो। एंड तुम्हें याद रहेगा कि कौन सा प्रोविजन कहाँ है, तो तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ढूंढने की। दूसरी चीज, सिर्फ और सिर्फ बेयर एक्ट से ही सवाल आए ऐसा भी नहीं है। कुछ क्वेश्चंस केसेस से भी आते हैं, ऑल्दो एआईबी में बहुत केसेस नहीं पूछे जाते, जो अच्छी बात है, लेकिन कुछ क्वेश्चन तो आते हैं। तो अगर आपको उन क्वेश्चन का आंसर जानना है तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अगर आप एआईबी सिर्फ 45 मार्क्स से नहीं, अच्छे से पढ़ के देना चाहते हैं, अपने करियर का फाउंडेशन स्ट्रांग रखना चाहते हैं, सारे सब्जेक्ट्स थरली पढ़ना चाहते हैं, तो फिर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा काम करना पड़ेगा। क्या करना है पहले वो सुन लो, उसके बाद ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपको जाना है टॉप रैंकर्स की वेबसाइट पे www.toprankers.com। खोलोगे तो इस तरह का पेज आएगा। ऑनलाइन कोर्सेज में जाएंगे, एलएलएम प्लस लॉ ऑफिसर एग्जाम पे जाएंगे तो आपको एआईबीई का एक कोर्स दिखेगा। ये जो कोर्स है एआईबीई का, ये पूरा का पूरा रिकॉर्डेड वर्जन में है। इसमें आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे एंड इन डेप्थ पढ़ाई भी मिल जाएगी। इसके साथ यहाँ पे आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट, मेंटरशिप सेशंस, इसके अलावा स्ट्रैटेजी सेशन एंड प्रैक्टिस शीट्स भी। हर सब्जेक्ट को आप अलग से प्रैक्टिस शीट्स के थ्रू सॉल्व भी कर सकते हो। तो अगर अच्छे से एआईबी देना है, अच्छे से पढ़ के देना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, तो यहाँ से पढ़ लो। और कॉन्सेप्ट्स अगर पढ़ चुके हो, सारी तैयारी हो चुकी है, तो फिर इस वीडियो को देख लो, क्योंकि यहाँ पे हम करवाने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलो, अब हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। आज हम सीआरपीसी एंड बीएनएसएस करने वाले हैं। तो देखो, पीडीएफ कैसे, ये पीडीएफ बाय द वे तुम्हें मिल जाएगी, है ना? तो पीडीएफ के लिए परेशान मत होना, दिस पीडीएफ विल बी अवेलेबल टू यू। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में तुम्हें ये पीडीएफ मिल जाएगी। सो ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, इसे मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है? तो शुरू के कुछ क्वेश्चन सीआरपीसी के हैं एंड लास्ट के कुछ क्वेश्चन बीएनएसएस के हैं। तो क्लियर बाइफरकेशन है, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेक्शन 91 ऑफ सीआरपीसी? सेक्शन 91 सीआरपीसी का पर्पस ही क्या है, यही सवाल यहाँ से पूछा गया है। तो ये इसका पर्पस क्या है? अगर आप सेक्शन 91 देखोगे ना तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आप बेरेक्ट से सिर्फ सेक्शन 91 देखोगे ना तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर है टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। सेक्शन 91 में हम किस चीज को बुलवाते हैं? किसी डॉक्यूमेंट को या किसी और चीज को इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए यूज करने के लिए हम बुलवाते हैं। तो सेक्शन 91 का पर्पस वही है, सिंपल। नेक्स्ट देखिए, विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी डील्स विद एंटिसिपेटरी बेल? एंटिसिपेटरी बेल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर है 438। एंटिसिपेटरी बेल के बारे में प्रोविजन कहाँ दिया है? 438 में दिया है। अच्छा, बाय द वे, डू यू नो एंटिसिपेटरी बेल क्या होती है? एंटिसिपेटरी बेल ये होती है इन द एंटिसिपेशन ऑफ एन एफआईआर। अगर कोई एफआईआर मेरे खिलाफ लिखवाई जाती है तो फिर मुझे अरेस्ट करते ही बेल मिल जाए, मुझे अरेस्ट करते ही बेल दे दी जाए, ऐसा कहना है एंटिसिपेटरी बेल में। ऐसा नहीं होता कि अरेस्ट ही नहीं होता है, लेकिन इनकेस अरेस्ट हो भी गया तो तुरंत ही बेल मिल जाती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केस लॉज डील विद द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी? अब देखो, ये वाला केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
144 की वैलिडिटी चैलेंज की गई थी मधु लिमाय वर्सेस सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के केस में। ये केस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 144 वाज अपहेल्ड। ठीक है, इसे अपहोल्ड कर दिया गया था। एंड ये होता किस लिए है, ये एम्पावर करता है मैजिस्ट्रेट को कि वो न्यूसेंस या किसी डेंजर केस में, अर्जेंट केसेस में एक्शन ले सके। नेक्स्ट देखिए, अब इस तरह का अगर केस, देखो ये जो प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये AIB 15 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है ताकि यू अंडरस्टैंड, ताकि तुम्हें ये समझ में आए कि इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ताकि तुम्हें ये ना लगे कि नहीं नहीं सिर्फ ये बेरक्त से हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम अ प्लेन रीडिंग ऑफ सेक्शन 195 CRPC इट इज मैनिफेस्ट that it comes into operation at the stage when the court intends to take cognizance of an offense under 191 of CRPC. It has nothing to do with the statutory provision of the police to investigate into an FIR which discloses the cognizable offense. This was held by the Supreme Court in the case of, now this is an important case, ठीक है। केस लॉ से देखो सीआरपीसी में ऐसे बहुत ज्यादा केसेस है नहीं, ठीक है, तो तुम्हारी सीआरपीसी के जो लैंडमार्क केसेस है ना उसमें इतने ज्यादा केसेस नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे सही आंसर जो है वो तो है राज सिंह वर्सेस स्टेट। इसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोग एक बार देख लेना। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि सीआरपीसी से भी लैंडमार्क केसेस में क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, डू यू वांट अस टू टेक अ लेक्चर ऑफ लैंडमार्क केसेस ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स? सीआरपीसी हो गया, इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया, आईपीसी हो गया, यानी जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, क्या उसके लैंडमार्क केसेस के लिए एक अच्छी सी सीरीज चाहते हो? अगर हाँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर 10 से 20 कमेंट आ गए हाँ, तो मैं करवा दूंगी स्टार्ट। ठीक है, इनफैक्ट कल से ही करवा दूंगी। चलो नेक्स्ट देखिए, विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी एम्पावर्स हाईकोर्ट टू क्वैश क्रिमिनल प्रोसीडिंग? इनमें से कौन सा ऐसा सेक्शन है सीआरपीसी का जो हाई कोर्ट को एम्पावर करता है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग क्वैश कर दी जाए? अगर आप क्लैट पीजी की भी तैयारी कर रहे हो एआईबी के साथ, तो आपने देखा होगा इस तरह के प्रोविजन, इस तरह के केसेस हम बहुत सारे पढ़ते हैं जहां पे क्वेश करने के लिए एप्लीकेशन दी जाती है कि मेरे खिलाफ जो भी क्रिमिनल केस चल रहा है उसे पूरी तरह खारिज कर दिया जाए। अब ये पावर कहाँ दी गई है हाई कोर्ट को, सवाल यही पूछा गया है। तो बहुत ही बेरक वाला सवाल है, लेकिन आपको ये तभी आएगा जब आपने एटलीस्ट एक बार बेरक पढ़ा हो। तो 482 में ये पावर दी गई है। इसके बाद देखिए, which provision under CRPC deals with the procedure to be adopted by the magistrate to record confession and statement? अगेन AIB 15 का ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसमें आप कन्फेशन या स्टेटमेंट या एडमिशन रिकॉर्ड कर सकते हो? तो ऐसा कौन सा प्रोविजन है? ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन भी है। इनफैक्ट जब आप इंडियन एविडेंस एक्ट में कन्फेशन एडमिशन पढ़ते हो तब भी आप ये सेक्शन आपने पढ़ा होगा। इसका आंसर 164 है। 164 के अंदर आप कन्फेशन या फिर स्टेटमेंट्स कोई भी रिकॉर्ड करते हो। नेक्स्ट देखिए, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस हैव बीन डिफाइंड इन। अब ये सवाल पूछा गया कि बेलेबल एंड नॉन बेलेबल कहाँ डिफाइन किया गया है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेफिनेशन से सवाल आते हैं, ठीक है, डेफिनेशन से तो आते ही है, अच्छे से करके जाना। सेक्शन 2A सीआरपीसी का बता रहा है कि बेलेबल एंड नॉन बेलेबल कहाँ बताया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्ली बार्गेनिंग का जो चैप्टर है, प्ली बार्गेनिंग में आप कुछ ऑफेंसेस के लिए प्ली बार्गेनिंग नहीं कर सकते, जैसे सोशो इकोनॉमिक ऑफेंस हो गया, ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन हो गया, वहां पे आप प्ली बार्गेनिंग नहीं कर सकते। वहां पे आप अपनी सेंटेंस को कम करने के लिए प्ली नहीं कर सकते। तो एक प्रोविजन ऐसा भी है जो कहता है कि बच्चों के साथ अगर आपने ऑफेंस किए तो बच्चों के साथ किए गए ऑफेंसेस के लिए प्ली बार्गेनिंग नहीं किया जाएगा। अब सवाल ये है कि ये जो बच्चे की हम बात कर रहे हैं ये कितने साल का बच्चा होना चाहिए? कितने साल के बच्चे के साथ अगर आपने ऑफेंस किया तो आपको प्ली बार्गेनिंग नहीं मिलेगा? इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है 14 ईयर्स। अगर 14 ईयर्स या 14 ईयर्स से कम के बच्चे के साथ आपने कोई ऑफेंस किया है तो फिर आपको प्ली बार्गेनिंग नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, what is the primary objective of holding an inquest under section 174? inquest proceeding अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। inquest क्या होता है? जहां कहीं भी ऐसा कुछ अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में डेथ पाई जाती है, एक्सीडेंट हो गया, किसी जानवर ने जानवर ने अटैक कर दिया, या फिर सुसाइड हो गई, या फिर कोई अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में जहां पे डेथ हुई हो, वहां पे
एक इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग होती है। इस इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू असरटेन द कॉज ऑफ डेथ। सबसे पहले वहां पे जाके वो सब करा जाता है, वो जो नाकाबंदी होती है कि ये क्राइम सीन है, इधर कोई नहीं आएगा। तो वो किया क्यों जाता है? वो किया इसीलिए जाता है ताकि डेथ का कॉज क्या है ये असरटेन किया जा सके। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी कैन अ पुलिस ऑफिसर सीज प्रॉपर्टी सस्पेक्टेड टू हैव बीन स्टोलन और यूज्ड इन अ क्राइम। वो कौन सा सेक्शन है जहां पे पुलिस ऑफिसर कोई सामान जब्त कर सकता है? ये उसके पास अगर इस चीज के प्रूफ है कि ये सामान चोरी हुआ है या अंदेशा है उसे कि ये सामान चोरी का है, तो वो सामान जब्त कर सकता है। ये कौन से सेक्शन में बताया है? 102 में बताया है। ये वाले सेक्शन तो ऐसे है, आप बेरक खोलोगे ना आपको आंसर मिल जाएंगे। इस इन क्वेश्चंस के लिए आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी अलाउज अ विक्टिम टू फाइल एन अपील इन क्रिमिनल केस। विक्टिम द्वारा कब अपील फाइल करी जाती है, इसके ऊपर सवाल हमेशा पूछा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 372 आंसर याद रखिए, 372। एंड पता है इस बार क्योंकि आपको नए क्रिमिनल लॉज ही पढ़ने हैं, ओल्ड क्रिमिनल लॉज ही पढ़ने हैं, तो बहुत सारे सेक्शन याद रखने पड़ेंगे। एंड आई नो अनफेयर है, लेकिन अच्छी बात यह है कि तुम्हारा एग्जाम तो एटलीस्ट तुम्हारा एग्जाम तो ओपन बुक एग्जाम है। दोनों के बेरक लेकर जाओ एंड आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, व्हेन कैन अंडर विच सेक्शन सीआरपीसी कैन अ मैजिस्ट्रेट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस विदाउट अ पुलिस रिपोर्ट। अगेंस्ट मैजिस्ट्रेट कब कॉग्निजेंस ले सकता है, कब नहीं ले सकता है? पुलिस केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट वो क्या होते हैं, केसेस इंस्टीट्यूट अदरवाइज ऑन द पुलिस रिपोर्ट वो क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। समरी ट्रायल क्या होता है ये पता होना चाहिए। मैजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायल क्या होता है ये पता होना चाहिए। कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा क्या होता है ये पता होना चाहिए। सब कुछ आपको पता होना चाहिए। यही तो इंपॉर्टेंट क्रक्स है, यही तो प्रोसीजर है जिसको पढ़ने के लिए सीआरपीसी पढ़ना होता है। तो ये सारे पार्ट से तो सवाल आ ही सकते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका क्या है? आंसर है इसका 190। नेक्स्ट देखिए, हु अपॉइंट्स पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अंडर सीआरपीसी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कौन अपॉइंट करता है? ये स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक है, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में स्टेट गवर्नमेंट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, डबल जेपर्डी प्रिंसिपल सीआरपीसी। हाँ, डबल जेपर्डी का प्रिंसिपल सीआरपीसी में भी है। 20 क्लॉज 3 में तो है ही बेटा। ठीक है, 20 क्लॉज 3 में तो 20 क्लॉज 2 में तो है ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन सीआरपीसी में भी है। कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 300। ठीक है, ध्यान रखना, सेक्शन 300 में बताया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी अलाउज ट्रांसफर ऑफ केसेस बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किस सेक्शन के अंदर केसेस ट्रांसफर कर सकता है? तो इसका आंसर भी 406 है। इसके अलावा कुछ और सीआरपीसी के क्वेश्चंस हैं, एक बार इनको देख लेना, पीडीएफ यहीं पे रखी हुई है। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन हो तो डू लेट मी नो, मैं इसका आंसर बता दूंगी। एंड अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि पूछे गए हैं बीएनएसएस से। ठीक है, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस का पहला क्वेश्चन यही है कि बीएनएसएस में टोटल सेक्शन कितने हैं। ये तुम्हें बहुत याद रखने की जरूरत नहीं है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। बीएनएसएस लास्ट में देख लेना, आंसर मिल जाएगा। 531 सेक्शन है टोटल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हायरार्की ऑफ कोर्ट से रिलेटेड कौन सा ऐसा चीज है जो नई आई है? हायरार्की ऑफ कोर्ट में क्या नया चीज लेकर आया गया है? तो देखो, हायरार्की ऑफ कोर्ट अभी भी वही है, सेम है। ठीक है, सिर्फ एक चेंज हुआ है, और वो चेंज ये है कि मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट का डिस्टिंक्शन, उसका जो अलग रोल जो अलग से बताया गया था, वो हटा दिया गया है ताकि सिमिलैरिटी रह सके, यूनिफॉर्मिटी रह सके इन आर जुडिशियल सिस्टम। तो बस वही किया है और कुछ भी चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट ये है कि व्हाट इज द मैंडेटेड यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोड इन बीएनएसएस। किस समय पे आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड यूज करना ही पड़ेगा? तो ये कब कहाँ करना है आपको? ये आपको इन्वेस्टिगेशन में भी करना है, ये आपको इंक्वायरी में भी करना है, और ये आपको ट्रायल में भी करना है। ये आपको तीनों ही चीजों में करना है। क्यों करना है? क्योंकि चीजों का रिकॉर्ड तो होना चाहिए। केस कैसे सुना गया था, इन्वेस्टिगेशन किस तरह से हुई थी, जब सर्च एंड सीजर के लिए गए थे तो क्या पूरा प्रॉपर वीडियो बनाया था, ताकि ये जान सके कि कुछ किसी ऑफिसर ने ही तो कुछ प्लांट नहीं किए हैं एविडेंस। तो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए तीनों ही स्टेजेस में इलेक्ट्रॉनिक मोड का यूज करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए,
इनमें से कौन सी टर्मिनोलॉजी सब्स्टिट्यूट हुई है बीएनएसएस में? तो ये यहाँ पे ये जो लिखा गया है, मेंटल इलनेस इज रिप्लेस्ड बाय अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। मेंटल इलनेस ऐसा लगता है कि कोई बीमारी है, जबकि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड यानी आपका दिमाग ठीक नहीं है, ये बीमारी नहीं लगता। तो मेंटल इलनेस में तो बहुत कम ही चीजें आती हैं, ऐसी चीजें जो इलनेसेस हैं वही आती हैं। लेकिन अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर बहुत सारी और चीजें भी आ सकती हैं। तो दिस हैज बीन चेंज्ड, ठीक है, दिस हैज बीन चेंज्ड। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द न्यू प्रोविजन फॉर डिटेंशन ऑफ अंडर ट्रायल इन बीएनएसएस? वो कौन सा प्रोविजन है जो कि डिटेंशन के बारे में बात करता है अंडर ट्रायल के? अंडर ट्रायल कौन होते हैं? जिनका ट्रायल अभी चल रहा है, जिनके बारे में अभी कोई निर्देश आया नहीं है, कोई डिसीजन नहीं आया है कि ये यही क्रिमिनल्स है या फिर ये निर्दोष है। ये ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर ट्रायल चल रहा है, अभी इनके ऊपर डिसीजन नहीं आया है। तो उनसे रिलेटेड क्या प्रोविजन है? तो देखिए, रिस्ट्रिक्शन ऑन रिलीज ऑन पर्सनल बॉन्ड फॉर दोज चार्ज विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट और फेसिंग मल्टीपल प्रोसीडिंग्स। अंडर ट्रायल्स जिनके ऊपर ऐसे केसेस चल रहे हैं जिनकी पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट है यानी आजीवन कारावास है, या फिर जिनके ऊपर मल्टीपल प्रोसीडिंग्स चल रही है, बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, ऐसे लोगों को बॉन्ड पे ना छोड़ा जाए, पर्सनल बॉन्ड पे ना छोड़ा जाए, खुद की ये जमानत देके ना छूटे जाए, ये रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। नेक्स्ट देखिए, अरेस्ट का ऑल्टरनेटिव क्या है? अरेस्ट का ऑल्टरनेटिव क्या है? तो अरेस्ट का ऑल्टरनेटिव है कि पर्सनल बॉन्ड पे अक्यूज को छोड़ दिया जाए, जहां पे वो खुद की जमानत दे रहा है। सिक्योरिटी बॉन्ड पे अक्यूज को छोड़ दिया जाए कि मैं मैजिस्ट्रेट के सामने आ जाऊंगा, मैं कह रहा हूं मैं आ जाऊंगा, ये है उसका ऑल्टरनेटिव। नेक्स्ट देखिए, कम्युनिटी सर्विस का नया प्रोविजन आया है। कम्युनिटी सर्विस का मतलब क्या होता है? कम्युनिटी सर्विस का मतलब आप कम्युनिटी के लिए कुछ काम करें, ठीक है। ये जो प्रोविजन है ना, ये प्रोविजन इंडिया में भले ही नया है, लेकिन विदेशी कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज में ये काफी पहले से चला आ रहा है। कम्युनिटी सर्विस है ना, अगर कोई छोटी मोटी चीज हुई है, किसी छोटी मोटी चीज के लिए अगर आप सजा देना चाहें तो आप कम्युनिटी सर्विस की सजा दे सकते हैं, छोटी मोटी चीजों के लिए दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपने अपनी महंगी कार से किसी का एक्सीडेंट कर दिया और वहां से भाग गए, उसके लिए कम्युनिटी सर्विस नहीं दी जाती, उसके लिए ऐसे राइटिंग कम्युनिटी सर्विस नहीं दी जाती, ठीक है। तो ये किस चीज के लिए है? पनिशमेंट जिससे कम्युनिटी का बेनिफिट हो ना, और बिना और सामने वाले का सुधार भी हो। तो इसमें अगर कोई छोटी मोटे इल्जाम में आप पाए जाते हो दोषी, तो आपको कम्युनिटी सर्विस दी जा सकती है, जिसमें आपसे रोड की सफाई करवाई जा सकती है, कहीं अगर बीच है तो बीच की सफाई करवाई जा सकती है, इस तरह का कुछ काम आपसे करवाया जा सकता है। देखिए नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट का सर्च किस तरह से होगा? तो अब क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ट्रायल सभी स्टेजेस में, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ट्रायल तीनों ही स्टेजेस में इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक मींस का मैंडेट कर दिया गया है, मैंडेटरी कर दिया गया है। तो इसीलिए ये कैसे होगा? मैंडेटरी ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंटेशन ये जरूरी है, यानी आपको, आपने जो इन्वेस्टिगेशन किया है सब कुछ, हर चीज का रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिकली रखना पड़ेगा, ठीक है। अब पुलिस कस्टडी से रिलेटेड क्या चीजें क्या चीज चेंज किया गया है? तो पुलिस कस्टडी में अब 15 डे की पुलिस कस्टडी दी गई है विद इन इनिशियल 40 और 60 डेज विदाउट रिक्वायरिंग रीजन बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को रीजन भी देने की जरूरत नहीं है पुलिस कस्टडी में रखने के लिए। आपको 15 दिन की पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता है शुरू के 40 से 60 दिन में। एफआईआर का नया मोड क्या होगा? एफआईआर का नया मोड ये होगा कि अब से आपको एफआईआर जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली भी रजिस्टर करानी पड़ेगी। जितनी चीजें हुई हैं वो उसमें इंसान जिसने एफआईआर लिखवाई है, एफआईआर लिखवाने के 3 दिन के अंदर अंदर उसे साइन करके इलेक्ट्रॉनिकली उस एफआईआर को डालना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट सवाल यह है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कौन कौन से कोर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है? तो देखो, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स को तो अब हटा दिया है ना, उसका डिस्टिंक्शन हटा दिया है, लेकिन कौन कौन से कोर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया है? क्या कोर्ट ऑफ सेशन को अभी भी रिकॉग्नाइज किया गया है? हाँ, बिल्कुल हाँ। क्या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के कोर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है? अगेन यस। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को भी किया है, बिल्कुल।
यानी सभी कोर्ट्स को, इन तीनों ही कोर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है। किसको नहीं किया गया है? मेट्रोपॉलिटन कोर्ट को, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस 2023 आउटलाइंस द पावर ऑफ सुपीरियर पुलिस ऑफिसर्स। अब सुपीरियर पुलिस ऑफिसर्स की पावर कहाँ दी गई है? अगेन बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, बेरक उठाओगे मिल जाएगा, लेकिन बेरक एक बार पढ़ के चले जाना प्लीज, है ना, ऐसे बिल्कुल सुबह उठे और चले गए एग्जाम देने, ऐसे मत करना। अब बेलेबल ऑफेंस हमने उधर देखा था, है ना, बेलेबल ऑफेंस सीआरपीसी में कहाँ था, बेलेबल ऑफेंस बीएनएसएस में कहाँ है बताओ? तो बीएनएसएस में बेलेबल ऑफेंस की डेफिनेशन 2C में दी गई है, ठीक है। हम्म, अब कौन सा ऐसा सेक्शन है, सेक्शन 38 जो है वो किस राइट ऑफ अक्यूज की बात कर रहा है, यानी एक अरेस्टेड पर्सन का क्या राइट है, सेक्शन 38 किस राइट के बारे में बात कर रहा है? तो सेक्शन 38 बात कर रहा है राइट टू मीट एन एडवोकेट ऑफ देयर चॉइस ड्यूरिंग इंटरोगेशन। अगेन सेक्शन ऐसा है जो आप खोलोगे आपको मिल जाएगा आंसर इसका, इसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेना बेटा। Next है, what is the maximum sentence that magistrate of the first class can impose according to section 23 of BNS? मैक्सिमम जो सेंटेंस है जो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इम्पोज कर सकता है, तो मैक्सिमम सेंटेंस 3 साल का ही है, ठीक है, 3 इयर्स का ही है जो फर्स्ट ईयर कर सकता है। 50,000 फाइन भी कर सकता है और 3 साल का ये भी कर सकता है। पनिशमेंट्स इंपॉर्टेंट है, पावर्स ऑफ कोर्ट इंपॉर्टेंट है, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन इंपॉर्टेंट है, प्रोसीजर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स वो इंपॉर्टेंट है, अपील इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वाले पार्ट्स तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें अच्छे से करके जाना ही चाहिए। एंड अगेन फिर से बता रही हूँ, अगर 10 से 12 कमेंट्स आ गए कि क्रिमिनल लॉस की या फिर किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज केसेस की क्लासेस लगाई जाए यूट्यूब पे, तो हम लगा देंगे, लेकिन मुझे चाहिए कम से कम 10 कमेंट्स ऑन दिस वीडियो, ठीक है। 10 कमेंट अगर मुझे मिलेंगे तो मैं कल से ही इसी क्लासेस लगवा दूंगी यूट्यूब पे, ताकि तुम्हें ये केसेस जो यहाँ पे पूछे गए ना वो ढूंढने की जरूरत ना पड़े। इसके अलावा केसेस के अलावा क्वेश्चंस के अलावा अगर तुम अच्छे से डेप्थ में पढ़ाई करना चाहते हो, एंड कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है या फिर पूरे सिलेबस में ही अब समझ में नहीं आ रहा कि पढ़ाई कैसे करना है, तो उसके लिए वी हैव अ कोर्स। कोर्स का है, टॉप रैंकर्स की वेबसाइट पे कोर्स दिया हुआ है, ए आई बी का कोर्स टॉप रैंकर्स की वेबसाइट पे दिया हुआ है, इसे जाके परचेज कर सकते हो, यहाँ पे 1-on-1 फैकल्टी से भी बात कर सकते हो। ऑल राइट गाइज, आई होप ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो, एआईबी में कंपटीशन तो है नहीं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, उनको भी पहुंचा दो। इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एआईबी की सीरीज हम रोज लेकर आ रहे हैं, ठीक है, एवरी सिंगल डे। एंड क्लैट, बैंकिंग लॉ ऑफिसर, इन सब चीजों के ऊपर तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे वीडियोस मिल ही जाते हैं, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारे बहुत काम का चैनल है। इसके अलावा वीडियो को लाइक भी कर दो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो। ऑल राइट, बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू टुमारो।